जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं फ्लोफोम पर। और देरी के लिए माफी चाहेंगे, कुछ तकनीकी कमी के कारण लेट हो गई क्लास। और एक बार आप भी सभी जुड़ जाइए, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और जिसके अंदर हम इतिहास क्या है और इसके अंदर हम जो एग्जाम के अंदर आते हैं उस चीजों को डिस्कस करेंगे। एक बार कमेंट कर दीजिए। लवी ठाकुर, जय हिंद भाई। चीजों को डिस्कस करेंगे। ओके, आपकी क्लास से जो बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही है, तो एक बार अपना परिचय दे दीजिए सभी। आप जहां से हैं वहां का एड्रेस डाल दीजिए। आप किस स्टेट से हैं? बिल्कुल, अपना एक परिचय आप डाल दीजिए, आप कहाँ से हो। और सभी कमेंट कीजिए। लगभग आप जितने भी यहाँ पर लाइव हो क्लास के अंदर, कमेंट कीजिए ताकि मुझे आज पता लग सके कि हमारी क्लास के अंदर कौन कौन आ चुके हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश, ईटन। अनु अलवर से हैं, अलवर राजस्थान। बिल्कुल। सीजा प्रवीण, गुड इवनिंग बहन। कमेंट कीजिए आप कहाँ से हो। सीजा कोलकाता से। सीजा हिंदी समझ में आ रही है आपको? ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। जितने भी आप जैसे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। यस सर, आई एम बिहार। ओके सीजा। हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लेना, यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट डलती है जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज फैक्ट रखती है। ठीक है। और हमारा नाम विकास है। जैसे आप इतिहास के छात्र हो वैसे हम भी एक इतिहास के छात्र हैं। मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। और आवाज के अंदर जो हरियाणवी टच है शायद आपको पता भी लग चुका होगा। बिल्कुल, ऑलरेडी ज्वाइन है तो अच्छी बात है। तो आज जो हमारा सेशन होगा वो इतिहास को लेकर होगा। इतिहास है क्या? सर समझ रहा है। बिल्कुल। तो जो हमारी इतिहास होता है ना, इतिहास का एक तो काल विभाजन देखते हैं। आपके लिए फॉन्ट इनका ठीक कर रहे हैं तो थोड़ा सा रहेगा आज के टाइम। चलो।
तो क्लास की तरफ ध्यान दो बस। अब हो गया। तो क्लास के अंदर आपके पास तीन आपको जो करना है, फर्स्ट आपको तीन आपके पास स्पाइरल बेंडिंग वाले जो रजिस्टर वगैरह होते हैं वो रखने हैं। तीन, एक एंशिएंट के लिए, एक मिडिएवल के लिए और एक मॉडर्न के लिए। ठीक है, क्लास के अंदर आपको ये तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए। क्लियर है? अब देखो, आपको अपने नोट्स बनाने हैं ताकि आने वाले एग्जाम जब आएंगे आपके नोट्स ही आपके काम आएंगे। कोई भी स्टैंडर्ड बुक आपके लिए यूजफुल नहीं होगी उस समय जब आपका एग्जाम होगा, क्योंकि आपके द्वारा लिखी गई चीजें ही आपको ज्यादा याद होंगी। और इतिहास लिखने से आता है, ना कि याद करने से। आप जितना लिखोगे आपको उतना ही समझ आएगा, और समझ कर ही हमें आगे चलना है। इतिहास को याद नहीं करना है, इतिहास को आज हम समझेंगे कि इतिहास है क्या। ठीक है, इतिहास का अर्थ, परिचय, इन चीजों से हम डिस्कस करेंगे। इतिहास की अगर मैं बात करूं, काल विभाजन देख रहे हैं। इतिहास का काल विभाजन प्राचीन समय, प्राचीन काल की अगर मैं बात करूं तो यह शुरू होता है हमारा प्रारंभ से लेकर जब से धरती बनी, 7वीं से 8वीं शताब्दी। यह समय रहता है आपका तब का। फिर आ जाते हैं मध्यकाल। इसे हम दो भागों में बांटते हैं, पूर्वोत्तर मध्यकाल और मध्यकाल। पूर्वोत्तर मध्यकाल जो होता है ये आपका रहता है 8वीं शताब्दी के मध्य से लेकर मिडन ऑफ 8th सेंचुरी। ठीक है, 8वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 12वीं शताब्दी तक। इसको बेसिकली आप राजपूत काल के नाम से भी जानते हो। राजपूत काल के नाम से भी जानते हो। फिर आ जाता है आपका मध्यकाल। ये आपका 12वीं शताब्दी से लेकर मिड से, जो 12th सेंचुरी है उसके मध्य से लेकर ये रहता है आपका 18वीं शताब्दी तक। 18वीं शताब्दी तक आपका ये आ जाता है 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 1947 तक। समकालीन इतिहास, सबल्टर्न हिस्ट्री, यानी आम लोगों के जो जनमानस का इतिहास है उसकी अगर मैं बात करूं, समकालीन इतिहास ये आपका रहता है 1947 से लेकर 2000 तक का इतिहास। इसमें हम ये चीजें पढ़ते हैं। क्लियर है? समझ में आए? पार्टीशन है हिस्ट्री का, एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न और अब एक इतिहासकार थे जेम्स मिल। अब इतिहासकार से पहले आप पढ़ो इतिहास की परिभाषा क्या है, इतिहास है क्या। इतिहास है क्या? सबसे पहले आपको ये बात याद होनी चाहिए कि इतिहास सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है। इतिहास सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम अतीत में घटित अतीत में घटित सत्य घटनाओं का सत्य अतीत में घटित सत्य घटनाओं का लेखा जोखा रखते हैं। क्या रखते हैं? लेखा जोखा रखते हैं। अतीत में घटित, भाई अतीत में तो बहुत सारी चीजें घटित हुई है, यानी इवन हर समय जब बीत रहा है जो
वो इतिहास है। लेकिन इतिहास के अंदर हम रखते किन चीजों को हैं? जो घटनाएं सत्य हैं, वो स्टोरियां नहीं जो हमें बचपन में सुनाई गई, वो कहानियां नहीं जो हमें किताबों से सुनी। हम पढ़ेंगे किस चीज के ऊपर? हम पढ़ेंगे तथ्यों पर आधारित चीजें, जो विज्ञान ने सिद्ध की है, जो विज्ञान बताता है। तथ्य आधारित सत्य घटनाओं को हम इतिहास में रीड करते हैं। सोशल साइंस की एक ये ब्रांच है जिसमें पास्ट में जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, जितने भी ट्रू इंसिडेंट हुए हैं, घटनाएं हुई हैं, उनको हम क्या करते हैं? इसके अंदर लेखा जोखा उसका रखते हैं, अकाउंट करके उसको रखते हैं, रिटर्न में रखते हैं। क्लियर है? इतनी चीजें समझ में आ गई। अब देखो, इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? इतिहास है क्या? धार्मिक ग्रंथों के आधार पर। इसका विभाजन से पहले थोड़ी सी चीजें मैं आपको एक स्लाइड आपके माइंड में सेट कर दूं कि हमें पढ़ना क्या है और कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो एक चीज रहती है, इतिहास है क्या? इतिहास क्या है? क्या है इतिहास? कोई कमेंट करना चाहेगा? कमेंट कीजिए, इतिहास है क्या? चलो, इतिहास धार्मिक ग्रंथों की अगर मैं बात करूं, धार्मिक ग्रंथों की अगर मैं बात करूं, तो धार्मिक ग्रंथों के आधार पर ऐसा ही था। इति का मतलब प्लस हाथ से बना है। इति का मतलब ऐसा ही था। इतिहास यानी जो हमें दिखाई दिया, जो हमें बताया गया, वो ऐसा ही था। यानी इतिहास यानी अतीत में घटन हुए घटनाएं ऐसी ही थी। पहली बार इतिहास को लेकर, फर्स्ट टाइम हिस्ट्री को लेकर, जो पूर्व तथा पश्चिम के विद्वान थे, यानी जो पूर्व तथा बिल्कुल वैसी ही चीज जो अतीत में सही मायनों में घटित हुई थी, बिल्कुल ऐसा ही था। गुड परवीन, गुड। पश्चिम में जो पूर्व तथा पश्चिम के विद्वान थे, कौन विद्वान? उन विद्वानों ने अपने इतिहास को लेकर अलग अलग मत दिए। और भारतीय लोगों के बारे में क्या कहा? भारतीय लोगों के बारे में कहा कि भारतीयों को इतिहास लेखन नहीं आता है। भारतीयों को इतिहास लिखना नहीं आता है। फिर भारतीयों को समझ में आया भाई कह क्या रही है ये। तो भारतीय चले गए अपने परिप्रेक्ष्य में, तो भारतीयों ने वहां पर क्या प्रस्तुत कर दिया? वैदिक साहित्य प्रस्तुत कर दिया भाई। क्या प्रस्तुत कर दिया? वैदिक और वैद्योत्तर साहित्य प्रस्तुत कहा, और कहा कि हमें इतिहास लेखन आता है। ठीक है। इतिहास का पहली बार वर्णन वेदों में मिलता है, और इतिहास को क्या कहा गया है? पंचम वेद कहा गया है। इतिहास को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है, या फिर इतिहास पुराण कहा गया है। इतिहास पुराण कहा गया है। फिर हमने बात की पुराणों की। पुराणों में भी हमें इतिहास लेखन देखने को मिलता है। राजाओं की वंशावली देखने को मिलती है। राजाओं की वंशावली देखने को मिलती है। कौन कौन से राजवंश हमें देखने को मिलते हैं? नंद वंश देखने को मिलता है, मौर्य वंश हमें देखने को मिलता है,
शुंग वंश में देखने को मिलता है, गुप्त सातवाहन वंश में देखने को मिलता है। क्लियर? पुराणों में सबसे महत्वपूर्ण पुराण कौन कौन से हैं? मत्स्य पुराण, वायु पुराण सबसे महत्वपूर्ण पुराणों में से एक है। मत्स्य मत्स्य पुराण सबसे महत्वपूर्ण पुराणों में से एक है। अब हम बात करते हैं जेम्स मिल के बारे में। क्या? जेम्स मिल जी ने इतिहास का जो विभाजन दिया उसकी चर्चा करते हैं। इतनी चीजें समझ में आ रही है? कमेंट कीजिए एक बार। बिल्कुल, जो भी चीजें समझ में ना आए यहीं पर पूछ लोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है? अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए क्लास में, ऑनेस्टली बोलना कि सर, अदरवाइज मुझे सर तो बोलना ही मत, मैं भी आपकी तरह की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भाई बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना? तो मुझे भाई बोलना, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप सभी से भाई सुनकर, है ना? तो क्लास में अगर कोई कमी होगी तो उसको मैं ही दुरुस्त कर पाऊंगा। अगर किसी टीचिंग में आपको कमी लग रही है या फिर कंटेंट में आपको कमी लग रही है तो उसको दुरुस्त करने की जिम्मेवारी मेरी है। अगर आप इसके बारे में किसी दूसरे व्यक्ति से वार्तालाप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ना ही उसकी बातें मैं समझ पाऊंगा, ना ही आप मेरी समझ पाऊंगे। मुझ में कमी आती है तो मुझे बताइए प्लीज, ताकि मैं उसको जल्द से जल्द दुरुस्त कर सकूं। तो जेम्स मिल की हम बात करें, जेम्स मिल सांप्रदायिक इतिहास का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक। क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक। सांप्रदायिक इतिहास का जनक कहा जाता है, या फिर पिता लगा लो, है ना? इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? कमेंट करना एक बार सभी। कमेंट कीजिए, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास के पिता जेम्स मिल तो आपके सांप्रदायिक इतिहास के जनक हो गए ना। मैं पूछा है कि इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री। बिल्कुल, लवी ठाकुर का है हेरेटोडस। बिल्कुल सही बात, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है भाई। जेम्स मिल को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक इतिहास का जनक, क्योंकि इसने भारतीय जो इतिहास था उसका विभाजन 3 भागों में किया। पहले तो बोल दिया इसने हिंदू काल। इसने हिंदू काल किसको कहा? प्राचीन भारत को बोल दिया। किसे? प्राचीन भारत। प्राचीन भारत, इसको क्या कहा? हिंदू काल बोल दिया। फिर बोल दिया मुस्लिम काल किसे? मध्यकाल को। ब्रिटिश काल किसे कहा? आधुनिक भारत को। परंतु इसके जो विभाजन थे उस विभाजन को नकार दिया गया। क्यों? क्या कर दिया गया? विभाजन नकार दिया गया। कारण क्या थे? एक तो ये सांप्रदायिकता को जन्म दे रहा था। क्या दे रहा था? सांप्रदायिकता को जन्म दे रहा था। इसने हिंदू काल जिस समय को कहा उस समय हिंदू शब्दावली ही नहीं थी। उस समय हिंदू शब्द था ही नहीं। भारतीय जनता के संदर्भ में सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग अल बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद में किया गया था। भारतीय जनता के संदर्भ में, यानी भारतीय जनता के लिए संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अल बरूनी के द्वारा, अल
बरूनी के द्वारा किताबुल हिंद में किया गया था। किताबुल हिंद में किया गया था। अल बरूनी 1919 में भारत आया था। कब आया था? 1018-19 में भारत आया था। ईरानी लोग भौगोलिक क्षेत्र के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग करते थे। ईरानी लोग, देखो भाई, जनता के संदर्भ में तो पहली बार अल बरूनी ने यूज किया, लेकिन उससे पहले भी हिंदू शब्द का प्रयोग हो रहा था। लेकिन ईरानी लोग कर रहे थे। ईरानी लोग किसके लिए कर रहे थे? भौगोलिक क्षेत्र के लिए। भौगोलिक क्षेत्र के लिए ईरानी लोग इस शब्द का प्रयोग कर रहे थे। वो शय को है बोलते थे। क्या बोलते थे? वो शय को है बोलते थे। इसी से सिंधु नदी के क्षेत्र को हिंदू शब्द दे दिया गया। क्या दे दिया गया? सिंधु नदी के क्षेत्र को हिंदू शब्द दे दिया गया। इतनी चीजें समझ में आई? अब समझ में आया कि प्राचीन भारत, जो हिंदू काल इसने वर्ड दिया था प्राचीन भारत के लिए, हमने उसको क्यों नकार दिया? जी बिल्कुल, इसको रिपीट कर देते हैं। देखो, इसने कहा कि हिंदू काल, हिंदू काल इसने किसको कहा? प्राचीन भारत को। अब हमने प्राचीन भारत को, जो इसका विभाजन इसने दिया, प्राचीन भारत, हिंदू काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल, उसने हमें नकार दिया। हमने क्यों नकार दिया? क्योंकि इसने हिंदू काल कहा प्राचीन भारत को। तो हमने कहा कि प्राचीन समय में हिंदू शब्दावली थी ही नहीं। भारतीय जनता के परिप्रेक्ष्य में, संदर्भ में, अल बरूनी के द्वारा सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किताबुल हिंद में किया गया था, 1018-19 में जो भारत आया था। और 1018-19 में क्या चल रहे थे? मोहम्मद गजनवी के आक्रमण चल रहे थे। ईरानी लोगों की अगर मैं बात करूं, तो ईरानी लोग हिंदू शब्द का प्रयोग एक भौगोलिक क्षेत्र के लिए, किसके लिए? एक भौगोलिक क्षेत्र के लिए करते थे। तो भौगोलिक क्षेत्र के लिए जब वो एक इंडिविजुअल एरिया के लिए एक वर्ड का यूज कर रहे हैं, दे वर यूज टू हिंदू इन द एरिया, इंडिविजुअल एरिया के लिए वो यूज कर रहे थे, ए पार्ट ऑफ ज्योग्राफिकल पार्ट। वो जो शय था, शय को है में परिवर्तित करते थे, यानी शय को है बोलते थे। आजकल आप देहात में, हरियाणा में तो है लगभग, देहात में अगर आप देखोगे तो सप्ताह नहीं बोलते, हफ्ता बोलते हैं, कि अगले हफ्ते हो जाएगा, अगले हफ्ते हो जाएगा, सप्ताह नहीं बोलते। तो वो शय को क्या कर रहे हैं? है कर रहे हैं, बोलते हैं ना। तो हमने इसको नकार दिया। तो इसी प्रकार मध्यकाल का जो इसने विभाजन दिया था, जो वर्गीकरण दिया इसने, उसको भी हमने नकार दिया। इसने मध्यकाल को कहा मुस्लिम काल। क्या कहा? मुस्लिम काल। क्या इस समय केवल मुस्लिम ही शासक थे? क्या इस समय? बिल्कुल। देखो, ना तो मध्यकाल में पूर्ण रूप से शासक मुस्लिम था, ना पूर्ण रूप से जनता मुस्लिम थी। जनता मुस्लिम नहीं थी, क्योंकि मध्यकाल में ही हमने राजपूत एक काल को पढ़ा, पूर्वोत्तर मध्यकाल जब हमने बांटा था, तो मैंने कहा था कि उसको राजपूत काल भी कहा जाता है, क्योंकि विदेशी आक्रमणकारियों को राजपूतों के द्वारा रोकने का भरसक प्रयास किया गया था, है ना। तो ना तो जनता मुस्लिम थी पूर्ण रूप से, और ना ही पूर्ण रूप से शासक मुसलमान थे, क्योंकि उस समय महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और भी राजपूत शासक विद्यमान थे।
इसने फिर काल दिया, नाम दिया ब्रिटिश काल। किसको? आधुनिक भारत को। हमने इसको भी नकार दिया। क्यों? क्या केवल आधुनिक भारत में ब्रिटिश ही शासक थे, कोई अन्य शासक नहीं था? थे, बिल्कुल थे। झांसी थी, झांसी की रानी थी, अवध के नवाब थे, और बिल्कुल अरे आप मिडविल में मराठा, अरे मराठा तो आपके मॉडर्न तक रहेंगे, मराठा थे बिल्कुल। छत्रपति शिवाजी थे उसमें। ठीक है। इतिहासकार 1707 के बाद डायरेक्ट आपको मॉडर्न के अंदर ले चलते हैं। क्या एकदम से ही आप युग परिवर्तन की शुरुआत मान सकते हैं कि एकदम ही युग परिवर्तन हुआ होगा? अभी रिसेंटली आपका न्यू ईयर गया है, क्या एकदम न्यू ईयर आया था? आप जब 1 जनवरी से लेकर 2023 से लेकर आपने 31 दिसंबर 2013 का एक लॉन्ग पीरियड, डिस्टेंस, टाइम का एक डिस्टेंस था, वो कवर किया। उसके बाद जाकर आपको एक न्यू ईयर मिला। तो एक युग परिवर्तन एक लंबे समय में होता है, आप ये चीज ध्यान में रखना। बेसिकली आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, तो आपको इतिहास से संबंधित हर चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके विभाजन को नकार दिया। आगे चले, आगे चलते हैं। अब इसमें किसी को कोई डाउट? और इतिहास का जो वर्गीकरण किया था इन्होंने 17वीं शताब्दी के आस 17वीं से 18वीं शताब्दी के आसपास किया था। इनकी एक रचना थी, वो रचना पूछी गई है। जेम्स मिल की रचना पूछी गई है, जिसमें इन्होंने इस विभाजन को लिखा था। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये 17वीं से 18वीं शताब्दी के आसपास लिखी गई थी। क्लियर है? पूछी गई है भाई ये रचना की, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है। आगे चले। तो सांप्रदायिकता की भावना में इसके अंदर नजर आ रही थी, तो हमने इसको नकार दिया। फिर वीएस स्मिथ भी आते हैं। एक इतिहास का विभाजन हम ये देखते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल की अगर मैं बात करूं, तो इसमें क्या आता है, इसमें सिर्फ हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। हम इतिहास के विभाजन की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास क्या होते हैं? ओनली पुरातात्विक स्रोत होते हैं। पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित होता है। इसमें लेखन कार्य नहीं होता, लेखन कार्य नहीं हुआ। ठीक है। इसमें क्या आता है आपका? पाषाण काल। पाषाण काल आपका इसमें नजर आता है। फिर आ जाता है आदि ऐतिहासिक काल। इसमें होता क्या है? इसमें लेखन कार्य तो होता है। आप नॉर्मली जो बेसिक तौर पर जो बांटा जाता है, उस इतिहास विभाजन की हम बात करें। अलग अलग बंटवा, अलग अलग विभाजन आपको मिलेगा इतिहास का। ठीक है। तो इसमें लेखन कार्य हुआ, लेकिन पढ़ा नहीं गया। इसमें क्या आता है आपका? इसमें आपकी आ जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता आपका इसके अंदर आ जाता है। फिर आ जाता है ऐतिहासिक काल। इसमें आपका लेखन कार्य हुआ,
पढ़ा भी गया। कौन सा इसमें आता है? इसमें आता है आपका वैदिक पीरियड, वैदिक काल। बिल्कुल हड़प्पा लवी ठाकुर भाई, वैदिक पीरियड आता है। वैदिक, महाजनपद, ये सब चीजें आपके ऐतिहासिक काल से शुरू हो जाती। अब आ जाता है आपका मानव की उत्पत्ति और विकास। ठीक है, क्या करेंगे अब हम पढ़ेंगे कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विकास कैसे हुआ। उत्पत्ति की अगर मैं बात करूं तो एक तो हमारे पास होता है देवीय सिद्धांत। क्या है हमारे पास? देवीय सिद्धांत है एक। देवीय सिद्धांत की अगर मैं बात करूं, देवताओं की संतान हमें बताया गया। क्या बताया गया? कि हम देवताओं की संतान हैं। ठीक है, फिर एक है वैज्ञानिक सिद्धांत। वैज्ञानिक सिद्धांत क्या कहते हैं? कि मानव का कर्मिक विकास हुआ है। मानव का कर्मिक विकास हुआ है। जिस समय मानव का विकास हुआ उसमें युग कौन सा था? ट्रेसियस युग था। काल कौन सा था? प्लाइस्टोसिन काल था। देवीय सिद्धांत में क्या कहते हैं? कि हम देवताओं की संतान है। किसकी संतान है? या फिर मनु की संतान आप बोल सकते हो, कि हमें मनु की संतान कहा गया। ठीक है, पृथ्वी की आयु आपको कितनी बताई जाएगी? कि पृथ्वी की आयु कितनी है? पृथ्वी की आयु लगभग 5 अरब वर्ष है। 5 अरब वर्ष पूर्व आपकी पृथ्वी की आयु है, लगभग। लगभग। अब मानव का कर्मिक विकास कैसे हुआ? मानव का विकास कैसे हुआ? प्राइमेट्स का उद्भव, यानी पहले आए स्तनपाई, स्तनपाई जीव। स्तनपाई जीव आए, प्राइमेट्स का उद्भव हुआ। प्राइमेट्स के बाद आए कौन? कपी, बंदर, लंगूर, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगटन, छछूंदर। इन चीजों का विकास हुआ। ठीक है, उसके बाद ओरिजिन ऑफ इवेल्युएशन ऑफ ह्यूमन, ओरिजिन एंड इवेल्युएशन ऑफ ह्यूमन की अगर मैं बात करूं तो ओरिजिन की अगर मैं बात करूं, ओरिजिन कैसे हुआ? एक तो डिवाइन थ्योरी है, यानी देवीय सिद्धांत। डिवाइन थ्योरी क्या कहती है? चिल्ड्रन ऑफ गॉड्स, चिल्ड्रन ऑफ मनु, हम देवताओं की संतान हैं। साइंटिफिक थ्योरी क्या कहती है? ह्यूमन हैव बीन ह्यूमंस हैव डेवलप्ड ग्रेजुअली, कि उनका कर्मिक विकास हुआ। एरिया कौन सा था? प्लाइस्टोसिन काल था। ठीक है, युग कौन सा था? टेरिशियस युग था। एक चार्ल्स डार्विन आते हैं, नोट डालकर लिख लीजिए, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। विकासवाद का सिद्धांत दिया था। और जो आपकी डिवाइन थ्योरी है, इस डिवाइन थ्योरी का खंडन किया था। इन्हें क्या कहा जाता है? विकासवाद का जनक कहा जाता है। जनक इन्हें कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? विकासवाद का जनक कहा जाता है। और विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। एवोल्यूशन कैसे हुआ? ये ओरिजिन है, ये एवोल्यूशन है, यानी उत्पत्ति, कर्मिक विकास, मानव का विकास कैसे हुआ। प्राइमेट्स आए, एप्स। प्राइमेट्स के बाद हम किस में डेवलप हुए? मोंकीज में हुए, लंगूर, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगटन, मोल, छछूंदर। यहां तक चीजें समझ में आई? कमेंट कीजिए एक बार। कमेंट कीजिए।
बिल्कुल, जो भी चीज समझ में ना आए कमेंट कर देना। ठीक है, तो आगे देखो, अब हमारा विकास किससे हुआ, कपि या बंदर से। अब कपि जो बंदर है ये आगे किस में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा महाकपि में। महाकपि वर्ग आ जाएगा, और महाकपि वर्ग इसे ड्रायोपिथेकस की संज्ञा दी जाएगी। महाकपि वर्ग को क्या कहा जाएगा, ड्रायोपिथेकस की संज्ञा दी जाएगी। और ये प्रजाति अब क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, इसके अवशेष हमें प्राप्त नहीं होते। इसी से आगे आ जाते हैं एस्ट्रोलोपिथेकस और रामापिथेकस। रामापिथेकस लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व का मानव है। इसकी लंबाई 3 से 4 फीट है। भारत के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता था। यह जंगलों में रहा, जंगलों में रह गया, और जंगलों में रहने के कारण इसने अपना विकास नहीं कर पाया। दूसरी तरफ एस्ट्रोलोपिथेकस, जिसे मानव जाति का पिता कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मानव जाति का पिता कहा जाता है। विकास की निरंतरता के कारण कहा गया। क्यों कहा गया, विकास की, इसने निरंतर विकास किया, विकास की निरंतरता, निरंतरता के कारण कहा गया। ठीक है, ये क्या करेगा, ये जंगलों से निकलकर मैदानी भागों में आ गया। अब मैदानी भागों में आया तो मैदानों में क्या करेगा, शिकार भी करेगा और क्या करेगा, कृषि भी करेगा। ठीक है, मैदानी भागों में इसने चलना शुरू कर दिया। 32 लाख वर्ष पूर्व एक मादा कपाल हमें प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था, एक मादा कपाल प्राप्त हुआ था, जिसे लूसी नाम दिया गया। और लूसी, इसे मानव जाति की माता कहा जाता है। मानव जाति की माता कोई बात नहीं, आप घबराइए मत, मैं इसको एक बार रिपीट कर दूंगा, डायप्रीथिक्स को जितने भी। कोई बात नहीं, आप घबराइए मत प्रवीण, इसको हम रिवाइज कर देंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ठीक है, जिसे क्या नाम दिया गया, लूसी नाम दिया गया। इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं तो ये 3 से 4 फीट लंबा होता था। बुद्धिमत्ता की अगर मैं बात करूं तो 450 से लेकर 700 घन सेंटीमीटर इसकी क्रेनेलियन क्षमता है। क्रेनियल क्षमता होती है आपकी बुद्धिमत्ता, सोचने की क्षमता, समझ रहे हो, आपकी सोचने समझने की क्षमता कितनी है, उसे क्या कहते हैं, बुद्धिमत्ता, कर्नेलियन क्षमता कहते हैं। लूसी जो मानव जाति की माता से कहा जाता है, ये कपाल हमें मिला था इथोपिया से। कहां से मिला था, इथोपिया से। इथोपिया के अंदर चल रही थी खुदाई, और जिस पुरातत्व विभाग ने खोदा था, इसका नाम क्यों रखा गया, जिस पुरातत्व विभाग ने से खोजा, जिस पुरातत्व विभाग ने इसे खोजा था, उनके पास एक सॉन्ग चल रहा था, लूसी इन दी वर्ल्ड विद, लूसी इन द स्काई विद डायमंड। लूसी, लूसी इन द स्काई विद डायमंड, विद डायमंड। क्या सॉन्ग चल रहा था, लूसी इन द स्काई विद डायमंड। तो इसके साथ ही इसका क्या नाम रख दिया, लूसी इसका नाम रख दिया गया। चीजें समझ में आई, आगे चलते हैं। एप्स और मोंकी जो थे, मिनट इसको रिवाइज कर लेते हैं। कपि या बंदर, कपि या बंदर किस में आ गए, फिर महाकपि वर्ग में आ गए। किस में आ गए, महाकपि वर्ग में आ गए। महाकपि वर्ग के अंदर एक, इसे क्या, इसकी संज्ञा किसके दी जाती है, ड्रायोपिथेकस की संज्ञा से दी जाती है।
ड्राइपिथेकस की संज्ञा दी जाती है और यह प्रजाति विलुप्त हो चुकी है, हमें इसके अवशेष प्राप्त नहीं होते। इसके बाद इसको दो भागों में बांट दिया जाता है, रामापिथेकस और एस्ट्रोपिथेकस। रामापिथेकस क्या है? लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व का मानव है। इसकी लंबाई 3 से 4 फीट थी। भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता था। मैदानों की तरफ नहीं गया, पहाड़ों में रहा। पहाड़ों में रहने के कारण इसके विलुप्त हो गया। इसके भी अवशेष हमें प्राप्त होने से विलुप्त हो चुकी है अब ये प्रजाति। फिर आ जाती है महाकपि वर्ग से दूसरी प्रजाति निकल कर आती है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिसे मानव जाति का पिता कहा जाता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। जंगलों से निकलकर मैदानों की तरफ गया। मैदानों की तरफ गया तो 32 लाख ईसा पूर्व का अपना विकास करेगा। अपने निरंतर विकास के कारण से मानव जाति का पिता कहा जाने लगा। 32 लाख पुराना हमें एक मादा का कपाल प्राप्त हुआ इथोपिया से, और इसे क्या नाम दिया गया? लूसी। और इसे लूसी नाम देने का कारण क्या था? जिस पुरातत्व विभाग ने ये खोजा, उसका जो टेंट लगा हुआ था, उसके पास में बगल में ही एक सॉन्ग चल रहा था। वो सॉन्ग था लूसी इन द स्काई विद डायमंड। लूसी इन द स्काई विद डायमंड। तो इसने उसका नाम क्या रखा? लूसी नाम रखा। और आपसे पूछे कि मानव जाति की माता किसे कहा जाता है? तो लूसी को कहा जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। कर्नेलियन क्षमता इसकी सबसे अधिक थी। इसमें 450 से लेकर 700 घन सेंटीमीटर थी और लंबाई 3 से 4 फुट थी। नॉर्मल चीज है। ठीक है, अब बताइए किसी को कोई डाउट? फिर आगे चलते हैं। कमेंट कीजिए। बिल्कुल, तो आगे चलते हैं। एप्स और मोंकी थे, वो आगे ग्रेट्स एप्स में क्लासेस हुए। इट्स वाज गिवन द नेम ऑफ ड्रेपिथिकस, द स्पीशीज हैज बिकम इट इज रिमेन्स वर नॉट फाउंड। एस्ट्रोलोपिथेकस हो गया, रामापिथेकस हो गया। रामापिथेकस इज ए ह्यूमन अबाउट 20 मिलियन ईयर्स एगो। लेट्स its length is 3 to 4 feet, found in the tropical region of India. These left in this forest. ये क्या थे? ये ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए गए थे। ठीक है। एस्ट्रोलोपिथेकस लीव द फॉरेस्ट एंड स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स द प्लेन्स। ये जंगलों में रहते थे और इन्होंने जंगलों को छोड़कर मैदानी भागों में आना शुरू कर दिया। फीमेल स्कल फाउंड 3.2 मिलियन ईयर्स अगो नेम्ड लूसी। दे वर थ्री, इनकी जो हाइट है वो 3 to 4 फीट थी। इंटेलिजेंसी क्या थी इनकी? इंटेलिजेंस थी इनकी 450 टू 700 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। घन सेंटीमीटर में इनकी मापी जाती है क्षमता, क्रैनियल क्षमता, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंसी। आगे चले। बिल्कुल। तो रोमन डार्ट की अगर मैं बात करूं, रोमन डॉट के द्वारा 1924 में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत में टोंग नामक स्थान पर चूने की खान से एक कपाल प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? एक कपाल प्राप्त हुआ। और यह कपाल किसका था? ये एस्ट्रोलोपिथेकस का था। एस्ट्रेलोपिथेकस का था। एस्ट्रोलोपिथेकस का ये क्या था? प्रथम अवशेष था। परमदीप, गुड इवनिंग बहन, कैसे हो? प्रथम अवशेष था। ठीक है। एस्ट्रोलोपिथेकस को अफ्रीकेनस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अफ्रीकेनस। अफ्रीकेनस भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ अफ्रीका से ही प्राप्त हुए हैं। ये सिर्फ कहां से प्राप्त हुए हैं? बिल्कुल, हम अच्छे हैं परमदीप। ये सिर्फ अफ्रीका से ही प्राप्त हुए हैं। और मानव जाति का पालना, मानव जाति की सभ्यता का पालना, फिर यह मानव जाति का घर, मानव जाति का, मानव जाति का घर, या फिर मानव सभ्यता का पालना, मानव सभ्यता का
पालना किसे कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे चले, आगे चलते हैं। आगे जो आते हैं, आगे जो एस्ट्रोलोपिथेकस है उसको क्या नाम दे दिया जाएगा? एस्ट्रोलोपिथेकस का दो भागों में बांट जाएगा, होमो हैबिलस और हिडलबर्ग। होमो हैबिलस हाथ का पहली बार प्रयोग किया जाएगा, औजार बनाने वाला पहला प्राणी है। इस व्यक्ति का क्या था? अंगूठा सीधा था। इसको समझने के लिए एक बार आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, हम किसकी बात कर रहे हैं? एस्ट्रोलोपिथेकस की। आगे इसमें हमें दो भाग दिखाई देंगे, एक तो होमो हैबिलस, ये वाला हिस्सा। इसमें था क्या? हाथ का पहली बार प्रयोग किया, यानी अगर हाथ का प्रयोग करेगा, हाथ का प्रयोग करेगा तो क्या करेगा? ये औजार बनाएगा। और बेंजामिन फ्रैंकलिन एक इतिहास विद्वान है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने कहा है, सर पेपर फर्स्ट की क्लास है 7 PM पर, बस 2 मिनट और रुक जाओ, 2 मिनट के बाद चले जाना। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा है कि मानव औजार बनाने वाला, औजार बनाने वाला प्राणी है। बिल्कुल, कारीगर मानव की संज्ञा दी, वेरी गुड। पहला कारीगर मानव की इसको संज्ञा दी गई है। अंगूठा सीधा हुआ। अब मान लीजिए आप दौड़ रहे हो कहीं पर, एक बेसिक, एक देहाती सा, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा आपको, हाई एग्जाम्पल नहीं दूंगा। आप गली के अंदर गुजर रहे हो, आपके पीछे कुत्ता, जो डॉग है, कुत्ता है, वो पड़ गया, काटने के लिए आपको दौड़ रहा है। तो आप रास्ते में आपके पास कंकड़ पत्थर पड़े, तो आप क्या करोगे? उनको उठाओगे और कुत्ते की तरफ हिट करोगे, मारोगे इसको। तो वो क्या, उस टाइम पर आपने उठाया, हिट किया, तो उस पत्थर को आपने किस रूप में यूज किया? इसमें आपने यूज किया औजार के रूप में। तो इसे क्या, किसकी संज्ञा दी गई? इसे कारीगर मानव की संज्ञा दी गई। हीडलबर्ग मानव नरभक्षी मानव है, यूरोप में ही विकसित हुआ। हिडलबर्ग यानी नरभक्षी, हिडल वर्ग जो मानव है वो क्या था? नरभक्षी था। नरभक्षी यानी आदमियों को ही खाने वाला। आप देखते हो जो हॉलीवुड की जो मूवी होती हैं उनके अंदर आप देखोगे, रोंग टर्न एक मूवी है, रोंग टर्न देखिए। रोंग टर्न एक मूवी है, हॉलीवुड की है। उसमें अगर आप देखते हो तो उसमें हिडलबर्ग मानव को दर्शाया गया है। ठीक है, बिल्कुल। आपने क्लिप्स भी देखी होगी, कई बार क्लिप्स आ जाती है स्क्रॉल करते हो, जब इंस्टा चलाते हो, जब आप अपने यूट्यूब यूज करते हो, स्क्रॉल करते हो, जब रील्स देखते हो, स्क्रॉल करते हो, तब आ जाती है कई बार हिडलबर्ग मानव की। ठीक है, आगे देखते हैं। A cranium was recovered from a lime mine at the Tong Salt Place in the Transvaal province of South Africa in 1924 by Roman Dart. This was the first, ये क्या था? जर्मनी के हिडलबर्ग में, बिल्कुल। होमो हैबिलस और हिडलबर्ग हमने देख लिया, कैनिबल ह्यूमन थे वो, डेवलप्ड इन यूरोप। द हैंड वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट, होमो हैबिलस की अगर मैं बात करूं, द हैंड वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज द फर्स्ट क्रिएचर टू मेक टूल्स। दिस पर्सन थंब वाज स्ट्रेट।
आगे चले। आगे की जो क्लास होगी वो हमारी कल होगी, है ना, क्योंकि अभी आपकी जो पेपर फर्स्ट की क्लास है वो होने को है। बिल्कुल। परमदीप, थैंक यू मैन। और परमदीप आपकी भाई सीनियर है एक हिसाब से, ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा परमदीप से। नोट्स अगर आप जैसे आज कहते हो तो आज अपलोड कर देंगे, अगर कल कहते हो तो कल कर देंगे। डे बाय डे आपको नोट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। नोट्स क्लास के 1 आवर के बाद मिलेगा, ठीक है, यानी क्लास जब खत्म हो जाएगी तो उसके 1 घंटे के बाद ये अपलोड हो पाएगा, ठीक है। और क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। और जिस भी बच्चे ने पहले अटेम्प्ट किया था और किसी प्रकार नहीं हुआ तो हार नहीं माननी चाहिए। फेलियर और सक्सेस दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। थैंक यू प्रवीण भाई। लवी, थैंक यू। आपके अंदर अगर आप फेल हो जाते हो ना तो फेल को कंफर्ट जोन कभी मत बनाओ। फेल होने के बाद अपने आप के अंदर एक ऐसी एनर्जी पैदा करो कि आने वाली जो एग्जाम है उसके अंदर आपकी सक्सेस हो। आपने मेहनत की है, निरंतर आप प्रयास करते रहिए। मैं साजिया का पहला अटेम्प्ट है, मैं कोशिश करूंगा कि आपका ये अंतिम प्रयास हो, ठीक है। आपके पहले प्रयास को मैं अंतिम करने की कोशिश करूंगा। अपने नोट्स बनाने हैं, क्लास के साथ नोट्स बनाओगे तो बेहतरीन रहोगे, ठीक है। थैंक यू लवी, क्लास बहुत अच्छी थी। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा इस क्लास में। तो कल मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। थैंक यू सीजर प्रवीण। तो इसी सर मैंने विदाउट कोचिंग एग्जाम दिया था, हिस्ट्री से 49 से ही हुए थे। बिल्कुल लवी, हिस्ट्री से 49 से ही होना अच्छी बात है। आपका 49 से ही हुए हैं, 50 के अराउंड। पेपर फर्स्ट में कितना स्कोर है लवी? जो रिवाइज आंसर की आई है शायद उससे भी एक बार आप अपना पेपर मिला लेना, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।